फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बीए फाइनल राजनीति विज्ञान इसके अंतर्गत दो पेपर हमें पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति, यह हमारा फर्स्ट पेपर है, और सेकंड पेपर है लोक प्रशासन। तो इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति प्रथम पेपर में आज हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें थर्ड यूनिट, इसमें जो हमें अध्ययन करना है भारत की विदेश नीति, नीति निर्धारक तत्व एवं विशेषताएं, यह हमें अध्ययन करना है। और इसी का दूसरा भाग है गुटनिरपेक्षता, अर्थ विशेषताएं एवं प्रासंगिकता। इसके अंतर्गत आज हम गुटनिरपेक्षता, अर्थ विशेषताएं एवं प्रासंगिकता इस विषय पर अध्ययन करेंगे। और गुटनिरपेक्षता से संबंधित आपने इसके पहले का लेक्चर देखा होगा, उसमें भारत की गुटनिरपेक्षता नीति और गुटनिरपेक्षता का परिचय दिया गया है। तो उसी वीडियो का आज की उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। और इसके अंतर्गत हमने पिछले जो हमारा वीडियो है उसमें इस बात पे बात किया था कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और भारत की गुटनिरपेक्षता नीति किस तरह से रही है। और उसमें आपसे अध्ययन करने को भी कहा है कि आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तब आप उस घटनाक्रम को जान पाएंगे। उसमें एक 60-70 वर्षों का एक लंबा राजनीतिक समय है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पे हम आगे बात करें उससे पहले आप इस मैप को रिवाइज करिए, दोबारा से आप देखिए कि ये हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभावी क्षेत्र बताता है। गहरा नीला जो कलर है, गहरा नीला रंग जो है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य संख्या कितना, एक विस्तृत आंदोलन रहा। इसमें आप लगभग पूरा अफ्रीका देख रहे हैं। अफ्रीका, एशिया के एक बड़ी संख्या देशों की इसमें शामिल है, लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। तो यह एक प्रभावशाली आंदोलन रहा है और इसने नवोदित राष्ट्रों को बहुत ज़्यादा एक अवसर दिया है कि वे एक स्वतंत्र विदेश नीति की दिशा में अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ सकें। आज के इस वीडियो में हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, अर्थात आलोचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ है कि हम इसके गुण दोषों को देखें, लाभ हानि का मूल्यांकन करें। आलोचनात्मक मूल्यांकन, किसी एक मूल्यांकन करें हम इसको। तो आज हम इसी को देखेंगे कि इसकी आलोचना क्या है और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। हम दोनों पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। और हम इसमें जब इसमें आलोचना जब की जाती है इसकी, तो आलोचना यह कह के की जाती है कि इसमें पहला तो रहता है मोर डाइवर्सिटी देन यूनिटी। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसमें विविधता बहुत ज़्यादा है और एकता कम है। आपने अक्सर इसको भारत में जब हम भारत पे निबंध लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें देखा होगा कि भारत में विविधता में एकता पाई जाती है। अर्थात देखने में बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी भारत में जब आप भ्रमण करते हैं, भारतीय संस्कृति को समझते हैं, तो यहाँ मूल रूप में एक आंतरिक एकता पाई जाती है जो समस्त भारत को जोड़ती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जब हम बात करते हैं, सदस्य संख्या को देखते हैं, इन देशों के सम्मेलनों को देखते हैं, तो इसमें यह बात थोड़ा सा अलग हो जाती है कि इसमें एकता कम दिखाई देती है और विविधता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे देश इकट्ठे होते हैं सम्मेलनों में, लेकिन उन देशों के सुर जो हैं वो उतना ठीक ढंग से नहीं मिलते हैं जिस तरह से कई अन्य संगठनों के, या यूरोपीय यूनियन है या नाटो है और कुछ अन्य संगठन जो सफल माने जाते हैं, उनके देशों में जो एकता दिखाई देती है वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे नहीं दिख पाया है। वहाँ पे विविधता है, वहाँ पे देश के दृष्टिकोण में भिन्नता बनी हुई है। एक दूसरा इसका आलोचना होता है कि नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, प्रॉपर उसका उचित संरचनात्मक संगठन का रूप कभी भी उसको नहीं दिया पाया जो कि एक प्रभावशाली संगठन बन सके। और इस संदर्भ में यह देखना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि संगठनों से बचने के लिए, गुटों से बचने के लिए इस नीति का प्रतिपादन किया गया था कि हमें गुट में शामिल नहीं होना है। सम्मेलन बन गया, लेकिन सम्मेलन जो है एक संगठन का रूप, सम्मेलन तो बने लेकिन एक प्रॉपर एक संगठन जो कि इनके हितों को बढ़ाने के लिए सशक्त रूप में काम करे, उस ढंग से इसमें कभी कार्य नहीं बन पाया। कि गुटों से तो बच गए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, लेकिन स्वयं किसी दिशा में एक इकाई के रूप में बहुत मजबूत ढंग से वो आगे बढ़े हों, तो ये उस दिशा में उनका कमी माना जाता है। आलोचना किया जाता है कि एक नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, अर्थात कोई औपचारिक संगठन वो नहीं बना पाए, और इस दिशा में उनका एक कमी पाया जाता है। मॉरल प्रीचिंग, नैतिक उपदेश, ये देश जो हैं इसमें जब हम इन देशों में देखते हैं तो इन देशों में बहुत विविधता है। एक तरफ भारत जैसा बड़ा देश है, दूसरी तरफ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के एकदम छोटे देश भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ जो है अक्सर इन मंचों का उपयोग जो है, इसके सम्मेलनों का उपयोग विकसित देशों की आलोचना और नैतिक उपदेश देने के लिए किया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी संख्या में इसके देश जो है बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। वो अपने विकास के लिए पश्चिमी देशों की सहायता पे ही निर्भर हैं। यहाँ पे आंतरिक गृह युद्ध भी है, उनकी शासन व्यवस्थाएं भी बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं हैं। और तीसरी दुनिया के देशों में हम भारत को अगर छोड़ देते हैं, भारत को अलग करें, तो अन्य देशों में सत्ता का स्थानांतरण जो है
वो बहुत शांतिपूर्ण नहीं रहा है। कई देशों में घरेलू संघर्ष विद्यमान है, युद्ध चल रहे हैं, शासन सत्ताएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। इस तरह से उनमें बहुत ज़्यादा कमियां दोष पाई जाती हैं और उन दिशा में उन देशों का नेतृत्व जो है बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा है और ईमानदार नहीं रहा है। तो वहाँ पे समस्याएं पाई जाती हैं। लेकिन ये देश जब शामिल होते हैं मंच पे, तो वहाँ पे विकसित देशों का आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं। लेकिन स्वयं जितना प्रयास उनको अपने देशों में करना चाहिए तो वो उनका कमी माना जाता है। आलोचना किया जाता है कि उपदेश ज़्यादा देते हैं और वास्तविक ढंग से उतना काम नहीं करते हैं। और पोस्ट कोल्ड वार रिलेवेंस, जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में यह प्रश्न बार बार उठाया जाता है विकसित देशों के द्वारा, विश्लेषकों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, कि जब गुट ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसी गुटनिरपेक्षता। गुट तो होना चाहिए जिनमें आप बोलें कि हमें गुट में शामिल नहीं। अब तो अमेरिका ही विश्व का एक लंबे समय तक विश्व शक्ति रहा है और अब तो गुट नहीं है। तो ऐसे में इन सम्मेलनों का क्या औचित्य है? ऐसा कहे कि इसका आलोचना किया जाता रहा है बार बार, और कुछ अर्थों तक ठीक भी लगता है कि जब गुट ही नहीं है तो कैसी गुटनिरपेक्षता। और फिर इसकी प्रासंगिकता क्या है? सम्मेलन हो रहा है लेकिन सम्मेलन ठोस ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। ऐसा कहे कि इसका आलोचना किया जाता है। अब हम इसका देखते हैं कि इन आलोचनाओं के बाद भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इन देशों को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सहायता दिया है और इसका क्या योगदान है। इसे आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम कैसे मूल्यांकन करें? तो हम इसको देख सकते हैं कि टू सपोर्ट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि विश्व की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी हुई संस्था है। राष्ट्र संघ की असफलता हो गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना, यद्यपि उसमें महाशक्तियां सुरक्षा परिषद में प्रभावशाली हैं और वही अंतिम रूप से वीटो के प्रयोग या प्रयोग ना करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती हैं, लेकिन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें अधिकांश देशों का हम सदैव यह दृष्टिकोण रहा है, उनका मत रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही विश्व के महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया जाना चाहिए और वहाँ पे सभी देशों को उनकी संप्रभुता का सम्मान करते हुए बराबर अवसर मिलता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए, बनिस्बत इसके कि विश्व के कुछ शक्तिशाली देश ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी मामलों पर निर्णय करते रहें। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस दृष्टि से एक सफल आंदोलन है कि उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमिका को समर्थन किया है, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए सदैव प्रयास किया है। और दूसरा इसमें एक बिंदु है कि आइडियल पॉलिसी फॉर थर्ड वर्ल्ड, जो तीसरी दुनिया के देश हैं। तीसरी दुनिया जब हम बोलते हैं तो एक तो अमेरिका का देश, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट वाले देश हो गए, दूसरा सोवियत संघ के जो उस समय समर्थक देश थे वो हो गए, और उसके बाद तीसरी दुनिया जो बाकी के देश बच गए जिन्होंने औपनिवेशिक दासता से स्वतंत्रता प्राप्त किया था, जिन पे किसी अन्य यूरोपियन शक्ति का शासन रहा है और वो स्वतंत्र हुए। उनके लिए गुटनिरपेक्षता की नीति एक आदर्श नीति थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता जिन देशों से प्राप्त की थी अगर उन्हीं के पीछे फिर खड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी स्वतंत्रता का अर्थ नहीं रह जाता है। और इस दृष्टि से एक ठीक नीति था कि यह गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो दोनों गुटों से उनको बचाती है, दोनों गुटों से लाभ प्राप्त करने का अवसर देती है और अपने देश के लिए यहाँ का नेतृत्व तो काम कर सकता है। व्यर्थ के विवादों में पड़ने या गुट में पड़ने से तो उनके राष्ट्रीय हितों की अवहेलना ही होती है। और इसी में है टू सपोर्ट न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, क्योंकि इनमें अधिकांश देशों में औपनिवेशिक शासन के द्वारा इनका गंभीर शोषण हुआ है। तो इनका मत रहा है कि आर्थिक व्यवस्था को इस ढंग से संचालित करना चाहिए और उसमें परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि इन देशों को विकास के लिए प्रॉपर अवसर प्राप्त हो सकें, ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सकें। और इन देशों में जो अधिकांश विश्व की आबादी तो इन्हीं देशों में विद्यमान है, तो यहाँ पे विकास के अवसर उपलब्ध हो सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन होना चाहिए और इन देशों को इनके अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए ताकि विश्व का बड़ा आबादी जो है वह आर्थिक विकास से लाभान्वित हो सके। और इसी में है टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम न्यूक्लियर थ्रेट। तीसरी दुनिया के देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यह मानना रहा है कि जो परमाणु युद्ध का संभावना है या परमाणु अस्त्र जो है विश्व शांति के लिए खतरा है और इनको रोकने के लिए, इनके विकास को अवरोधित करने के लिए जितना प्रयास हो सकता है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की मानवीय या तकनीकी त्रुटि जो है गंभीर विनाश को आमंत्रित कर सकती है। और इन देशों का सदैव यह मानना रहा है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ाया जाए और उसका किसी भी प्रकार के
हानिकारक संभावना के प्रयोग को सदैव कम किया जाए। तो इस दृष्टि से विश्व शांति की दिशा में बड़ा अच्छा योगदान है। और टू अपोज द न्यू कॉलोनियलिज्म, नए प्रकार के औपनिवेशिकवाद को इसने सदैव विरोध किया है। अब नया उपनिवेशवाद क्या है? इसमें यह है कि देश प्रत्यक्ष रूप से शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर शासन नहीं करते हैं, लेकिन वे वहाँ पे अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, वहाँ के संसाधनों पे अपना अधिकार बढ़ा लेते हैं और इस तरह से उन देशों में राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होने लगती है और ये शक्तिशाली देश जो है वह उनको प्रभावित करते हैं। इसी में है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में गुटनिरपेक्ष नीति का उद्देश्य रहा है कि मानवाधिकार विश्व के सभी देशों में, रंग भेद की नीति हो, नस्ल भेद की नीति हो, इनका विरोध किया जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराया जाए कि मानवाधिकारों का संरक्षण हो, विकास हो, सभी मनुष्यों की गरिमा आत्मसम्मान का पूरा अवसर मिले विकास का। इस दिशा से मानवाधिकारों की दृष्टि से इन देशों का सदैव मांग रहा है कि परिस्थितियां इसके पक्ष में बनाई जाएं कि विश्व के सभी देशों में मानवाधिकारों की प्राप्ति हो सके। और इसने सदैव उपनिवेशवाद का विरोध किया है। और टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वार, यह अंतिम लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में बटा हुआ था और नवोदित राष्ट्रों के पास यही दो विकल्प दिखाई देते थे कि वह या तो संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में बढ़ जाएं, चले जाएं, या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाएं और अपनी उस स्वतंत्रता को गंवा दें जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक दिशा प्रदान की उनको कि वे किसी भी गुट में ना जाएं, अपने राष्ट्रीय हितों पर ध्यान दें और इस तरह से शीत युद्ध का तनाव जो है वो भी कम हुआ। जो पहले केवल दो ही गुट थे, अगर पूरा विश्व दो गुटों में बटा होता तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि कभी किसी पक्ष की गलती से या जानबूझकर किसी कदम से विश्व युद्ध की तरफ देश बढ़ सकते थे। लेकिन जब एक बड़ी संख्या में देश तीसरी तरफ होते गए कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, तो इन गुटों पर भी दबाव बढ़ा कि वे अपने लगातार युद्ध या तनावपूर्ण वातावरण को कम करें और इन देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाएं और ताकि इन देशों में भी अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। और इस तरह से इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक महत्वपूर्ण योगदान या सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं कि इसने शीत युद्ध के तनावों को कम करने में एक सकारात्मक भूमिका अदा की है और यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम अपने वीडियो को यहाँ रोकते हैं। आप दोनों वीडियो को देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित आपको जानकारी मिलेगा और इससे संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई कठिनाई है तो आप मेल कर सकते हैं। और आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।